हेलो स्टूडेंट्स, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का 5th वीडियो है। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री स्टार्ट किया था और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्सप्लेन कर लिया है, हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ लिया था। अब दो एलिमेंट्स और बचते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं फिर मीजो कंपाउंड्स पर आते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में नेक्स्ट हम जो डिस्कस करें दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स होता है सिमिलरिटी, सिमिलर होना, और किसी एक्सिस के अराउंड रहेगा तो उसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लिखा हुआ है द इमेजिनरी एक्सिस along which if a molecule is rotated with 360 by n angle then the same picture of molecule is obtained, then that particular axis is called axis of symmetry. अब 360 by n एंगल का मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एनी इंटीजर वैल्यू यू कैन यूज। सपोज मैंने यदि n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो एंगल कितना रोटेशन करना पड़ेगा मुझे, 360, वो कहलाता है C1। और ये तो लगभग हर कंपाउंड में मिल ही जाएगा ना, इसलिए ये मैटर नहीं करता। जब हमने एसिमेट्री और डिसिमेट्री डिस्कस किया था तब हमने ये बोला था कि एसिमेट्री में कंपाउंड में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, ना अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। तो C1 के अलावा C2, C3, C4 ये टाइप का एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होता। क्लियर है? C2 का मतलब क्या हो जाएगा, 360/2 एंगल से रोटेट करना पड़ेगा, मतलब 180। सबसे कॉमन यही स्टडी किया जाता है हमारे सिलेबस में। यदि n इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, n इज इक्वल टू 4 करूंगा तो 90 डिग्री से रोटेट करूंगा, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C5, C6, इस तरीके से हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री स्टडी करते हैं। क्लियर है? मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड मुझे मॉलिक्यूल को रोटेट करना है और दी सेम लुक आ जाता है मॉलिक्यूल का, तो दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल में डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज मैंने ये दो एग्जाम्पल्स लिखे। अब ये लीनियर स्ट्रक्चर है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी। अब लीनियर स्ट्रक्चर में यदि मैं इस एक्सिस के अराउंड रोटेशन करूं तो कितने एंगल से मैं रोटेट करूंगा, कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेंगे। तो यदि कंपाउंड लीनियर है तो मैं कितने भी एंगल से रोटेशन करूं हमेशा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। मतलब इसमें कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेम फॉर दिस एल्काइन बिकॉज दिस इज ऑल्सो लीनियर, तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएंगे। लीनियर में हमेशा इतने होते हैं। और किसी एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। जैसे हमने H2 लिखा, इस एंगल इस वाली एक्सिस के अराउंड यदि मैं इसको 180 एंगल से रोटेट करता हूँ, 180 से रोटेट करने का मतलब ये वाला H यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला H यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कौन सा कहलाएगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 180 एंगल से रोटेट करने पर सिमिलर स्ट्रक्चर आएगा, मतलब ये भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में ये ट्रांस आइसोमर है, इसमें ये परपेंडिकुलर एक्सिस हमें स्टडी करना पड़ेगा, जो मैं रेड डॉट बना रहा हूँ ना, ये स्टडी करना पड़ेगा। और यहाँ से परपेंडिकुलर यदि मैं घुमाऊँ तो यहाँ पर मुझे इस एक्सिस के अराउंड यदि मुझे रोटेशन करना पड़ेगा, तो यदि मैं 180 एंगल से रोटेट करूंगा तो ये वाला CL 180 पे यहाँ आ जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने एंगल से रोटेट करूंगा, 180 एंगल से रोटेट करने पर ये जो इनवर्ड द प्लेन है यहाँ पर आ जाएगा, आउटवर्ड द प्लेन बन जाएगा, मतलब ये भी क्या कहलाएगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूँ इन CH4 में हमने 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा था। और प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब कि जब हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा था तो एक साइड H और दूसरी साइड भी H आ रहा था। तो इस प्लेन पे यदि मैं 180 एंगल से रोटेट करूंगा तो H की जगह पर H आएगा ना, तो ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। तो इसमें कितने 6 होते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जितने प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेंगे उतने क्या रहेंगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेंगे। हालांकि हमारे सिलेबस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली कहीं कहीं लिखा मिलता है, इसलिए हमें एक बार एक्सप्लेन करना जरूरी था। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पर आए तो नेक्स्ट इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल में देखते हैं, जरा इधर आओ। जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल लिखा, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में होता यह है कि हमने किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर इस कंपाउंड को रोटेट किया, 180 एंगल से रोटेट किया, तो इसका जो स्ट्रक्चर आया वो ऐसा बनेगा, 180 एंगल से ये वाला कार्बन यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जिस एक्सिस के अराउंड मैंने रोटेशन किया था उससे
परपेंडिकुलर पोजीशन पे क्या रखना है, मिरर रखना है। तो ये जो बना रखा है मैंने, ये क्या है, ये मिरर है और उसका इमेज देखना है। यदि इमेज सेम एज फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है, सेम एज फर्स्ट स्ट्रक्चर, देखो सेम स्ट्रक्चर आ रहा है, तब ये वाला कहलाएगा क्या, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस तरीके से देखा जाता है और ये बिल्कुल यूज नहीं होता हमारे सिलेबस में। और किसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को मैंने 90 से रोटेट किया तो ये वाला भी घूम के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये 90 पे रोटेट किया तो ये हुआ। अब मुझे क्या करना है, उसके परपेंडिकुलर, मतलब ये यदि ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर मुझे ऐसा रखना पड़ेगा। तो ये मैंने जो रखा है, ये मिरर यहाँ पर यूज किया। अब बी का इमेज कैसा बनेगा, बी का इमेज, ये जो बी है ना, ये भी यहाँ पर आ रहा है, देखो ये इस बी का इमेज ये है, ठीक। जो इसके नीचे साइड है वो इमेज में ऊपर साइड आएगा ना। और ये स्ट्रक्चर देखो सेम एज फर्स्ट स्ट्रक्चर है कि नहीं, और यदि ये सेम एज फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में यूज होता नहीं। तो फाइनली हमने सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री देख लिए। और फाइनली यदि हम कंडीशन रिकॉल करें तो कंडीशन ये था, कंपाउंड में कैरिल कार्बन रहे लेकिन कंपाउंड शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। यदि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री रहेगा तो कैरिल कार्बन होने के बाद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लेकर आ रहे हैं मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स का डेफिनेशन वही है जो हमने अभी ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया हमने, कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कैरिल कार्बन रहेगा लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कंपाउंड बिकम्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कंपाउंड बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड। तो देखो यही लिखा हुआ है, कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 2 कैरिल कार्बन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, एटलीस्ट 2 का मतलब 1 कैरिल कार्बन वाला कंपाउंड नेवर मीजो कंपाउंड। एक कैरिल कार्बन वाले कंपाउंड में कभी भी मीजो नहीं हो सकता। कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 2 कैरिल कार्बन बट ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमारे सिलेबस में यही यूज होता है। आप चाहो तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कोई भी यूज कर सकते हैं, इस कॉल्ड मीजो कंपाउंड। कहने का मतलब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हर जगह लिखा मिलता है वो ये है, हमने पहले भी देखा है, दिस कंपाउंड इज टार्टरिक एसिड। और इसमें देखो ये वाला एक कैरिल कार्बन ये वाला है और एक कैरिल कार्बन है यहाँ पर ये वाला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो डॉटेड लाइन बना है ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों, क्योंकि ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, मिरर इमेजेस में डिवाइड कर रहा है कंपाउंड को। इसलिए ये वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कैरिल कार्बन के बाद भी ये वाला कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, तो फिर इसका नाम क्या बोलेंगे, नाम तो मुझे पहले से मालूम है, दिस कंपाउंड इज टार्टरिक एसिड। ये कंपाउंड तो टार्टरिक एसिड है, लेकिन चूंकि अभी अभी हमने मीजो पहचाना है तो हमें इसका पूरा नाम आज के बाद क्या बोलना पड़ेगा, दिस इज मीजो टार्टरिक एसिड। इस तरीके से नाम लिखा जाता है। और ये हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी बोला था, एक बार फिर से बोल देते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा प्लेन या मिरर इमेजेस देख पाएँ। तो एक तरीका ये था कि हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता था, जैसे इस वाले कैरिल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R आएगा और इसका आएगा S। तो ये नेगेटिव है, हम ये भी देखकर बोल सकते हैं कि यदि ये कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहे, RS। अच्छा, एक और बात, कंपाउंड मस्ट बी सिमेट्रिकल फॉर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल देखने का तरीका क्या था, ग्रुप्स ऑफ कैरिल कार्बन्स आर सेम। इस ऊपर वाले कैरिल कार्बन पे जो ग्रुप्स आर, जो अवेलेबल हैं, ग्रुप्स जो प्रेजेंट हैं, वही ग्रुप्स नीचे वाले कैरिल कार्बन पर भी हैं, इसलिए मीजो था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैरिल कार्बन ये वाला भी है, कैरिल कार्बन ये वाला भी है, और चूंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, मीजो। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर कैरिल कार्बन तो है लेकिन अभी अभी बात हुई है नेवर मीजो। ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिजल्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक कैरिल कार्बन वाले कंपाउंड में कभी मीजो हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। और एग्जाम्पल में ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये कैरिल कार्बन है, ठीक है, कम से कम 2 कैरिल कार्बन सर्च करना ज़रूरी है, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब हाँ ये वाला कंपाउंड मीजो कंपाउंड है। इसमें ये कैरिल कार्बन है, ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ओके, इसका मतलब ये मीजो है। ये वाला 0 कैरिल कार्बन, इसमें कैरिल कार्बन नहीं है, और कैरिल कार्बन नहीं है मतलब नेवर मीजो।
इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री अकेला होने से मीजो नहीं होता, कम से कम 2 कैरियल कार्बन का होना भी जरूरी है। कंप्लीट कंडीशन क्लियर है, 2 कैरियल कार्बन विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तब मीजो कह सकते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें हम मीजो कंपाउंड्स के बारे में। तो लिखा हुआ इन मीजो कंपाउंड्स रोटेशन ऑफ वन पार्ट कैंसल्स द रोटेशन ऑफ अदर पार्ट। क्यों? क्योंकि एक पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर और एक का पार्ट होता है एस। कॉन्फ़िगरेशन एस था और आर एंड एस कोई तो हमने एनांशिमर्स बोला था, मतलब बोला था फॉर्म्स विथ इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मीजो कंपाउंड इज ऑलवेज जीरो। मीजो कंपाउंड यदि लिखा हुआ आता है और यदि ऑप्टिकल रोटेशन पूछते हैं तो कैलकुलेट नहीं किया जाता। मीजो कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन हमेशा क्या बोला जाता है? जीरो, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब कैंसिलेशन, जो हमने ऊपर वाली लाइन में बोला कि रोटेशन ऑफ वन पार्ट कैंसिल द रोटेशन ऑफ अदर पार्ट। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, हालांकि ऑब्जर्वेशन बेस्ड था लेकिन फिर भी एक बार देखें। व्हेन कंपाउंड इज सिमेट्रिकल ओनली देन द फॉर्म हैविंग आरएस कॉन्फ़िगरेशन इज मीजो कंपाउंड, ये हमने पहले बोला था और हमने ये वाला एग्जांपल पहले भी लिखा था। हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन आर बोला था, हमने इसका एस बोला था। कंपाउंड इज सिमेट्रिकल विद आर एस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए हमने मीजो बोला। यदि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ना देखना चाहो तो यहाँ पर देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी देखो आर और इसका एस आर एस आ रहा है, लेकिन ये मीजो कभी नहीं हो सकता। और मीजो ना होने का रीज़न कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्यों है? ध्यान से देखो, ग्रुप्स ऑफ कैरियल कार्बन्स आर डिफरेंट। यहाँ COH है, यहाँ COCH3 है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक्सट्रीम एग्जाम्पल होता है ये। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्वेशन बेस्ड हम देख नहीं पाएंगे, हमने बोला था हम हमेशा मिरर इमेजेस देख पाएं, ये जरूरी नहीं है, तो हमें फिर कॉन्फ़िगरेशन देखकर ही करना पड़ेगा। देखो कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, पहले भी बता चुका हूं मैं, कंपाउंड सिमेट्रिकल कैसे देखा जाता है? ग्रुप्स ऑफ कैरियल कार्बन्स आर सेम। अरेंजमेंट नहीं देखते हैं ग्रुप्स का, केवल उस कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप है ये देखा जाता है। तो कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 1 2 3 आर और इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है एस। कंपाउंड इज सिमेट्रिकल विथ आर एस कॉन्फ़िगरेशन, कन्फर्म। ये कैसा कंपाउंड है? ये मीजो कंपाउंड है, लेकिन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली थ्योरी से नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम मीजो कंपाउंड को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। मीजो कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है? ईजीएस्ट डेफिनेशन है, कुछ है नहीं, बस एक बार याद रखेंगे तो बन जाएगा। इसी के जैसे जीरो ऑप्टिकल रोटेशन पर और आते हैं, और जीरो ऑप्टिकल रोटेशन में नेक्स्ट हेडिंग हम लेकर आ रहे हैं रेसिमिक मिक्सचर। देखो मीजो कंपाउंड और रेसिमिक मिक्सचर में लोग कंफ्यूज होते हैं, ये डिफरेंस है। ये मिक्सचर है, वो कंपाउंड है। मिक्सचर मीन्स विथ ऑफ मोर देन वन कंपाउंड। यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन में इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशिमर्स, इजी समझे, मिक्सचर of equal amounts of enantiomers D and L forms is called enantiomer. Mixture containing equal amount means what? 50% D 50% L forms. इसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है भाई। जैसे मान लो मैंने किसी कंपाउंड का मैंने यहाँ पे D फॉर्म लिया और D फॉर्म है तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस डायरेक्शन में प्लस थीटा होगा, और उसी कंपाउंड का सिमिलर अमाउंट, सेम कंपाउंड सेम अमाउंट एल फॉर्म कर लिया तो एक्सटेंट ऑफ रोटेशन सेम रहेगा बट अपोजिट। अब यदि मैं यहाँ पर टोटल ऑप्टिकल रोटेशन देखूंगा, नेट ऑप्टिकल रोटेशन, तो प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो देखो लिखा हुआ है नेट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज जीरो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि एक्सटर्नली मिक्स किया है। कॉमन सेंस कहता है प्रिपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन, प्रोसेस को रेसिमाइजेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? दो अलग अलग कंपाउंड जिनको हम एनांशियोमर्स बोलते हैं उनको मिक्स करो इक्वल अमाउंट में, तो जो मिक्सचर बनेगा दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, इजीएस्ट फॉर्म। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें डी और एल को इक्वल फॉर्म में मिलाया है तो डी एल मिक्सचर भी बोलते हैं, डी को प्लस और एल को माइनस तो प्लस माइनस मिक्सचर भी बोलते हैं। तो ये लिखने के तरीके हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ एनांशियोमर्स डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, मतलब डी एंड एल फॉर्म को सेपरेट करना इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन एक सेपरेट टर्म है, उसी पर आ जाते हैं। रिजोल्यूशन कैसे करते हैं? तो जैसे मैंने कुछ एक स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, ये देखो देखो 50% आर 50% एस, ये जो मैंने मिलाए, ये इनको हमने क्या बोला था? इनको हमने बोला था एनांशियोमर्स।
बोला एनांशियोमर्स आर एंड एस होते हैं, और एनांशियोमर्स में हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी बोल चुके हैं, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये हुआ दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमें क्या करना होता है, इनका रिएक्शन रेसिमिक मिक्सचर, जैसे मान लें इसका रिएक्शन हमने किसी ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट से कराया है, सपोज हमने एक कैरिल कार्बन वाले एस कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड से कराया। अब यदि ये जुड़ेगा तो 50% जो आर था वो एस के साथ जुड़ के 50% आर एस बना लेगा, और जो एस वाला पोर्शन रहेगा वो एस एस बना लेगा। अब जरा ध्यान से देखें तो दे आर डायस्टीरियोमर्स, और डायस्टीरियोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है मतलब दे कैन बी सेपरेटेड, तो यहां पर दोनों डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट कर लिया जाता है, फिर जो रिएजेंट वाला पार्ट है उसको हटा दिया जाता है, और जो मिल जाएगा हमें आर एंड एस सेपरेट मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। क्लियर है? इस तरीके से रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बुक्स में मिलता है, इसलिए एक बार बताना ज़रूरी था। फिर नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, और नेक्स्ट टर्म पर आए तो ऑप्टिकल रोटेशन से देखो छोटा छोटा हेडिंग है, मेन थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, छोटे छोटे हेडिंग्स हैं वो भी हम कवर कर लें। तो अभी हेडिंग में लेकर आते हैं हम ऑप्टिकल रोटेशन से कुछ रिलेटेड टर्म्स आते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड टर्म, जैसे मैं स्पेसिफिक रोटेशन लिखा हुआ हूँ, स्पेसिफिक रोटेशन मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो वैल्यू रहेगा वो, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रोटेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा लेमडा टी से। अल्फा लेमडा टी इज इक्वल टू, ये होता है अल्फा ओ बी एस अपॉन सी इंटू एल, और इसको मॉडिफाई करें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है अल्फा ओ बी एस इज इक्वल टू अल्फा लेमडा टी इंटू सी इंटू एल, ये फाइनल फॉर्मूला आता है। यहाँ पे ये जो अल्फा लेमडा टी लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूले में, अल्फा लेमडा टी, यही तो है स्पेसिफिक रोटेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा पर। और ये जो अल्फा ओबीएस लिखा हुआ है ना, ये कहलाता है ऑब्जर्व्ड रोटेशन रीडिंग ऑफ पोलरीमीटर। यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन, बट स्ट्रिक्टली इन ग्राम पर एमएल, और किसी यूनिट में नहीं चलेगा, और इसी को तो हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं। और फॉर्मूले में जो एल लिखा हुआ है, एल यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द ट्यूब, जिसमें हम सोल्यूशन को फिल करके पीपीएल को पास करते हैं। स्ट्रिक्टली इन डेसीमीटर्स, और किसी यूनिट में नहीं चलेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, तो यदि किसी और यूनिट में दिया रहेगा तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको लेंथ ऑफ द पाथ भी बोलते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन में क्या रहेगा, 4 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ गिवन रहेगा, 4th वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और आसानी से हम जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो फिर यदि क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये लिया, क्वेश्चन नंबर 1 यदि मैं देखूं तो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ऑब्जर्व रोटेशन दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फा ओ बी एस दिया हुआ है कितना, +30। फिर यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया हुआ है ग्राम पर एम एल, मतलब 6 ग्राम इन 10 ml, और यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया हुआ है वो दिया है 300 मिलीमीटर। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 3 डेसीमीटर्स हो गया ऐसा। अब आइडेंटिफाई क्या करना है, स्पेसिफिक रोटेशन आइडेंटिफाई करना है। अब स्पेसिफिक रोटेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ करो। फॉर्मूला यदि यूज़ करें तो अल्फा लेमडा टी इज इक्वल टू अल्फा ओ बी एस अपॉन सी इंटू एल, बस वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। अल्फा ओ बी एस कितना आ रहा है 30, और कंसंट्रेशन कितना आया 6/10 इंटू डेसीमीटर में कितना हुआ 3, और टोटल यदि कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3। तो ये टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, ये कुछ आना चाहिए 16.66 के करीब, और ये उसका स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगा कितना 16.66। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़े और पैराग्राफ बेस्ड कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने कुछ और ट्राई किया। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो पुराना वाला क्वेश्चन था, यदि पैराग्राफ टाइप आता है
तो हमने उसी क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है इफ 19 ग्राम 2 butanol is added in the solution of previous question then what is observed rotation and specific rotation। देखो पहली ज़रूरी बात नहीं मैं बता दूं कि जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन ये ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका मतलब इसका वैल्यू तो कितना आ रहा है 16.66 ही रहेगा। अब यहाँ पर 19 ग्राम मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 19 + 6, 19 + 6 इतना इन 10 ml हो गया। इसका मतलब कितना हो गया 25/10 हो गया ये कंसंट्रेशन। लेंथ फिक्स है, लेंथ तो 3 डेसीमीटर दिया था। ऑब्जर्व्ड रोटेशन हमें मालूम करना है तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन कितना हो जाएगा अल्फा OBS इज इक्वल टू अल्फा लैम्डा टी स्पेसिफिक रोटेशन इंटू C इंटू L। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.66। कंसंट्रेशन कितना हो गया 25/10 इंटू L कितना हो गया, L हो गया 3। इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, अराउंड 124.95 के करीब कुछ आता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से नॉर्मल सिंपल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, यदि बनेगा तो थोड़ा ध्यान रखना। फिर और थोड़े और बातें आगे करें तो ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड एक और टर्म आता है एनांशियोमेरिक एक्सिस और परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी। देखो एक्सिस का मतलब होता है डिफरेंस अमाउंट, तो एनांशियोमेरिक एक्सिस बोलना इजी है, ऑप्टिकल प्योरिटी बोलते हैं तब थोड़ा डिफिकल्ट साउंड करता है, दोनों का मीनिंग एक ही है। और एक्सिस पता करने के लिए तरीका क्या है, परसेंटेज अमाउंट ऑफ वन एनांशियोमर माइनस परसेंटेज अमाउंट ऑफ अदर एनांशियोमर, माइनस करेंगे एक्सिस आ जाएगा। तरीके और भी हैं, जैसे ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला देखें, यहाँ पर ये जो अल्फा मिक्सचर एंड अल्फा प्योर एनांशियोमर लिखा है, यहाँ पर ये जो अल्फा है ये ऑप्टिकल रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन है। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ये बना कि ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर एनांशियोमर इनटू 100 इज इक्वल टू ऑप्टिकल प्योरिटी, परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी। ऐसे भी फॉर्मूले बना सकते हैं मोल फ्रैक्शंस को यूज करके, m प्लस माइनस m माइनस डिवाइड बाय m प्लस m माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस m माइनस इंटू 100। और ये m प्लस क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ d फॉर्म है, और यहाँ पे ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ l फॉर्म है। अब ये बहुत रेयर यूज़ होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, इसके लिए हमने ये फॉर्मूले लिख दिए हैं। फॉर्मूले याद रखना, ऑर्गेनिक में तो ऐसे इसके ऑब्जेक्टिव नहीं बनते। फिर भी चलो कुछ और फाइनल डिस्कशन करें परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी के बारे में। जैसे हमने डी फॉर्म और एल फॉर्म इनको मिक्स किया और 100 जो परसेंट है, हमने परसेंटेज डी अमाउंट है और परसेंटेज एल अमाउंट है। तो यदि हमने डी 100% लिया और एल 0% लिया तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितना कहलाएगा, माइनस करेंगे 100, और ऑप्टिकल रोटेशन प्लस डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि डी फॉर्म है 100%। 80 डी रहा और 20 एल रहा तो माइनस करेंगे 60, और 80 डी का अमाउंट ज़्यादा है तो प्लस डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो ये रेसिमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल प्योरिटी कितना होता है, 0। ये रेसिमिक मिक्सचर है, क्यों 50-50 डी एंड एल फॉर्म मिलाएंगे तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा ना 0। अब यदि एल फॉर्म का अमाउंट है, यदि हम ज़्यादा लेंगे तो फाइनल रोटेशन माइनस डायरेक्शन में आएगा। इस तरीके से हम परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे जितने भी डेफिनेशन है ऑप्टिकल प्योरिटी में वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। थैंक यू।